हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। आज हमारी टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम अपनी प्रीवियस वीक में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस लेके आए हैं, ताकि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बेटर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इनटू ट्रेडिशनल और लीगल अथॉरिटी इज कॉल्ड। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का ट्रेडिशनल या फिर लीगल अथॉरिटी में ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? ए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, बी रेशनलाइजेशन, सी ब्यूरोक्रेटाइजेशन या फिर डी रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, रूटीनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा। रूटीनाइजेशन मतलब रूटीन में, ओके, एक रूटीन बना हुआ है सिस्टम का। तो ये जो कंसेप्ट है रूटीनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा, ये दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक पर्टिकुलर जो लीडर है, कोई पर्सनैलिटी, जिस लीडर को कोई हम फॉलो कर रहे हैं वो अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ना, उसके पर्सनल ट्रेड्स की वजह से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लाइक जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे या फिर कोई और पॉलिटिकल लीडर्स हो सकता है, तो बोलते कि या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे, तो उनके कुछ अपनी ट्रेड्स थे, उनको हम किसी कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के बेस पे फॉलो नहीं करते थे। जो भी लोग उनको फॉलो कर रहे थे वो उनको फॉलो करते थे उनके पर्सनल ट्रेड्स पे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला। तो इन लीडर्स को उनके पर्सनल ट्रेड्स पे। लेकिन बोलते कि जब वो जो लीडर है उसके आफ्टर द डेथ ऑफ दैट लीडर, जब उनके जो आगे सक्सेसर्स हैं, उनकी फैमिली से जो भी हैं, जब हम उनको भी अपना लीडर मान लेते हैं, जैसे सपोज़ आज के टाइम की हम प्रेजेंट में बात करें, तो आप अपनी कंस्टिट्यूंसीज में जो आपके एमएलएज हैं, जो आपकी स्टेट्स में मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई और दूसरे मंत्री हैं ना, वो अपनी फैमिली से है ना, मंत्री की बेटा, मंत्री की बेटी, मंत्री की पत्नी, उनकी कोई फैमिली में है ना, तो जब उनको भी हम अपना मंत्री स्वीकार कर लेते हैं, उनको भी हम अपना लीडर मान लेते हैं, चाहे वो किसी एनजीओ का पार्ट हो, किसी ब्यूरोक्रेसी में हो, तो उसको बोला जाता है रूटीनाइजेशन। तो ये कंसेप्ट दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा, है ना। तो जिसमें आप एक फैमिली को ही हम अपना जो है लीडर जो है मान के चलते हैं। लालू यादव की जो फैमिली है, गांधी फैमिली जो है ना, तो इस तरह से ये कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं रूटीनाइजेशन की। एक लीडर था जिसको हम फॉलो करते थे, जिसके अपने कुछ ट्रेड्स थे, लेकिन उसके बाद में उसकी फैमिली को आगे जो उनके सक्सेसर्स हैं उनको भी हम फॉलो करने लग पड़े, क्योंकि उसके हम जो पर्टिकुलर जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनके बेसिस पे कि ये ही हमारे लीडर होंगे। तो इसी को कहा गया रूटीनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय मैक्स वेबर। नेक्स्ट इज टेलकोट पर्सन व्यूज पावर एज। तो इनके अकॉर्डिंग पावर क्या है? जीरो सम गेम, प्योर कोऑर्डिनेशन मतलब पूर्णतः दबाव है, या फिर जनरलाइज्ड कैपेसिटी टू सिक्योर कलेक्टिव गोल्स और क्लास डोमिनेशन। सो टेलकोट पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो पावर है वो है जनरलाइज कैपेसिटी टू सिक्योर कलेक्टिव गोल की। एक ऐसी पावर, एक ऐसा कैपेसिटी है जिसमें कलेक्टिव जो सोसाइटी के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, उनको सिक्योर किया जा सके। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन। तो अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय का विचार किस पे जो बेस्ड है? ए न्यूमेरिकल इक्वालिटी की बात करता है, नीड, मेरिट एंड प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात हो रही है, या फिर रैंडम एलोकेशन हो रही है। सो एरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो है, वो बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जस्टिस का, एंड दिस शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। जो जितना करेगा उसको उतना मिलना चाहिए, जो जितना काम कर रहा है उसके बेसिस पे उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड में, चाहे फॉर एग्जांपल क्लास में अगर हम बात करें, तो कोई स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, तो कोई जितना स्टूडेंट अच्छा लिखेगा उसको उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए, जो जितना अच्छा मेहनत करेगा उसको उतने मार्क्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी को आप इक्वल मान के कि भाई सभी क्लास है, पूरी क्लास में इक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम सबको इक्वल मार्क्स दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे होना चाहिए, जो जितना करेगा उसको उतना मिलना चाहिए। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज
हु डिफाइंड लेजिटिमेसी एज बिलीफ इन द राइटफुलनेस ऑफ अथॉरिटी। तो वैधता को अधिकार की सत्यता में विश्वास के रूप में किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट डाल, बी डेविड ईस्टन, सी वेबर या फिर डी जीन बोडिन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर जो है वो मानते हैं कि लेजिटिमेसी क्या है? बिलीफ इन द राइटफुलनेस, कि आपको अथॉरिटी सही करेगी इस बात पे आपका जो है विश्वास होता है, विश्वास होना चाहिए। दैट इज़ द लेजिटिमेसी, कि लोगों का विश्वास है अथॉरिटी पे, वही लेजिटिमेसी है। ये कंसेप्ट दिया गया मैक्स वेबर के द्वारा। नेक्स्ट इज द आइडिया दैट पीपल कंसेंट टू अथॉरिटी इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन इज सेंट्रल टू, कि अथॉरिटी जो है वो प्रोटेक्शन का काम, हम अथॉरिटी को अपनी कंसेंट प्रोवाइड करते हैं, पावर को अपना कंसेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अथॉरिटी बनता है। तो ये जो कंसेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसके एक्सचेंज में? ए एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन, सिक्योर, जो हमें सिक्योरिटी, हमारे जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाएगा। तो ये किसका कंसेप्ट है? मार्क्सिज्म का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सी फेमिनिज्म या फिर डी पोस्ट मॉडर्निज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दिस कंसेप्ट कि कंसेंट जो है अथॉरिटी को इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है, ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which thinker distinguished between authority and legitimacy by emphasizing citizens belief in rightfulness of rule, कि सत्ता का जो सत्ता सही है, जो भी पावर है वो सही है, इसमें ये डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस के बारे में पूछा गया है कि ये डिफरेंस है बिटवीन अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? बिलीफ से। एंड ये कंसेप्ट कि बिलीफ होना चाहिए सत्ता में, जब तक बिलीफ है तभी हम उसको लेजिटिमेट मानेंगे। तो ये डिफरेंस दिया गया था थॉमस होब्स, जॉन लोकी, मैक्स वेबर या फिर डी कार्ल मार्क्स। तो हमने प्रीवियस फोर्थ क्वेश्चन में कवर किया ये बिलीफ सिस्टम की सत्ता जो है वो सही करेगी, दैट इज़ द कंसेप्ट गिवन बाय मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रोल्स कनेक्ट लेजिटिमेसी विद थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रोल जो हैं वो लेजिटिमेसी को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, बी डिवाइन राइट, सी जस्टिस एज फेयरनेस या फिर डी क्लास डोमिनेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जस्टिस एज फेयरनेस। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जॉन रोल्स की बुक है, ये इनके द्वारा पब्लिश किया गया 1971 में, जिसमें ये बात करते हैं लेजिटिमेसी को कनेक्ट करते हैं कि लेजिटिमेसी क्या होगा? जब जस्टिस फेयरनेस का काम करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ पावर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, प्लूरलिस्ट व्यू जो है वो बहुलवादी दृष्टिकोण जो है वो किससे एसोसिएटेड है? एलाइट थ्योरी से, रॉबर्ट डाल से, मार्क्सिज्म से या फिर लेनिनिज्म से। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, रॉबर्ट डाल। तो रॉबर्ट डाल जो है वो प्लूरलिस्ट व्यू को जो है पावर का बताते हैं। प्लूरलिस्ट व्यू या बहुलवादी दृष्टिकोण क्या है? कि पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो किसी एक के पास, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास नहीं, कि जो स्टेट है वहाँ पे कोई एक ग्रुप बैठा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास पावर है। बोलते कि नहीं, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे लाइक NGOs हैं, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, मीडिया के पास पावर है, या जो कॉरपोरेट्स हैं उनके पास पावर है। तो बोलते हैं कि पावर ना डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी में। तो यही प्लूरलिस्ट व्यू है। दिस इज़ द व्यू ऑफ रॉबर्ट डाल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशंस ऑफ पावर इज एसोसिएटेड विद। तो पावर के 3 डायमेंशंस का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? स्टीवन ल्यूक्स, हैना अर्डन, रॉबर्ट डाल या फिर मिशेल फोकोल्ट। सो 3 डायमेंशंस ऑफ पावर हमने कवर किया है सारा ही। वैसे तो सिलेबस जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे वो हमने जो प्रीवियस वीक में टॉपिक कवर किए उसी में से रिलेटेड है। सो ये 3 डायमेंशंस ऑफ पावर दिया गया स्टीवन ल्यूक्स के द्वारा। तो कौन कौन से 3 डायमेंशंस थे? डिसीजन मेकिंग, एजेंडा सेटिंग और आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस। ओके, तो जैसे डिसीजन मेकिंग जो विजिबल प्रोसेस है, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, पार्लियामेंट में जो लॉज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज
एजेंडा सेटिंग, जहाँ पे मुद्दे को भटकाया जाता है, लाइक जिसमें मीडिया भी काफ़ी रोल प्ले करता है, ये चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, एक प्रोमिनेंट मुद्दे से भटका के आपको कोई और ही बात जो है वो बताई जाती है। एंड थर्ड क्या है, आइडियोलॉजिकल, है ना, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, जहाँ पे हमारे बिलीफ सिस्टम को ही कंट्रोल किया जाता है, हमें क्या सही लगता है या फिर क्या गलत लगता है उसको ही कंट्रोल किया जाता है। तो ये 3 डायमेंशंस बताए गए थे स्टीवन ल्यूक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हना अरेंट अथॉरिटी डिफरेंट फ्रॉम पावर बिकॉज, हना अरेंट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और पावर में डिफरेंस क्यों है, क्या किस वजह से ये डिफरेंट है एक दूसरे से। ऑलवेज यूज़ कोरिजन, कि जो पावर जो है अथॉरिटी से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि उसमें सिर्फ कोरिजन का यूज़ हो रहा है, या फिर वायलेंस रिक्वायर्ड है, या फिर बेस्ड ऑन अनक्वेश्चन रिकॉग्निशन, या फिर इज़ आइडेंटिकल विद फोर्स। तो अथॉरिटी क्यों पावर से डिफरेंस है, बिकॉज अथॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन अनक्वेश्चन रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि अथॉरिटी में हम विश्वास करते हैं कि जो रूलिंग है, जो रूल कर रहे हैं वो सही है। सो अनक्वेश्चन रिकॉग्निशन है, यहाँ पे हम कंसेंट प्रोवाइड करते हैं। सो बाकी सभी जो है कोरिशन, जहाँ पे फोर्स का यूज़ किया जाता है, कोरिशन मीन्स दबाव, तो ये यूज़ किया जाता है पावर में। वॉयलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है अथॉरिटी में, क्योंकि वहाँ पे जब कंसेंट मिल गया है तो वॉयलेंस क्यों होगा, है ना, जब हम सहमति प्रकट कर रहे हैं। एंड आइडेंटिकल विद फोर्स, तो आइडेंटिकल विद फोर्स तो पावर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच थिंकर आर्ग्यू दैट लेजिटिमेसी में फंक्शन एज फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि झूठी चेतना जो है, कि लेजिटिमेसी जो है एक झूठी चेतना है ना, फॉल्स कॉन्शियसनेस है। तो बोलता है ये किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया, ए वेबर, बी मिल, सी रोल्स, या फिर डी मार्क्स। सो फॉल्स कॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है ये दिया गया मार्क्स के द्वारा, है ना। फॉल्स लेजिटिमेसी कि कोई चीज़ लेजिटिमेट है, जिसको हम सही मानते हैं, ये बस हमारी एक झूठी चेतना है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस हमेशा रहता है, जो भी सत्ता है वो किसी ना किसी तरीके से मीडिया से, या जो भी हमें बताया जा रहा है हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमें क्या सही गलत लगता है, वो एक्चुअली में हमें नहीं लग रहा, वो हमें बताया जा रहा है, वो हमें ऐसा फील करवाया जा रहा है कि ये सही है, हमें स्टडी करवाया जा रहा है, हमें स्कूल्स में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, मीडिया जो न्यूज़ दिखाता है, तो उस तरह से हमारे आइडियाज़ को डोमिनेट किया जा रहा है। सो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस कंसेप्ट जो है वो दिया गया मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट इज द फ्रेज हेजीमनी यूज टू एक्सप्लेन मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट इज एसोसिएटेड विद, तो हेजीमनी का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, एंटोनियो ग्राम्स्की, जीन रूसो, लोकी, या फिर हैना अरेंट के द्वारा। सो हेजीमनी का कंसेप्ट वेरी पॉपुलर, दिस वाज गिवन बाय एंटोनियो ग्राम्स्की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रेज, जोसेफ रेज, अथॉरिटी इज लेजिटिमेट व्हेन, कि अथॉरिटी लेजिटिमेट कब होगा, अकॉर्डिंग टू जोसेफ रेज। ऑप्शन नंबर ए, इट यूजेज फोर्स इफेक्टिवली, इट इज़ लीगली इनेक्टेड, इट कैन बी पब्लिकली जस्टिफाइड, और इट इज़ इनहेरिटेड। अथॉरिटी लेजिटिमेट कब होगा, जब उसको पब्लिकली जस्टिफाइड किया जाए। दिस इज अकॉर्डिंग टू जोसेफ रेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु डिफाइंड अथॉरिटी एज प्रोबेबिलिटी दैट सर्टन स्पेसिफिक कमांड विल बी ओबेड बाय अ गिवन ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कि अथॉरिटी के बारे में कि किसी विशेष समूह के व्यक्तियों द्वारा कुछ विशिष्ट आदेशों का पालन किए जाने की संभावना के अधिकार को किसने परिभाषित किया था, ए रॉबर्ट डाल, बी मैक्स वेबर, सी टालकोट पर्सन्स, डी मिशेल फोकोल्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि अथॉरिटी ना एक ऐसे प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे कमांड्स को कोई एक जो ग्रुप है वो कमांड दे रहा है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं अनक्वेश्चन तरीके से, मतलब हम अपने कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये कंसेप्ट दिया गया मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु डिफाइंड पावर एज ए हैज़ power over B to the extent that he can get B to do something that B could not otherwise do। पावर का ये कंसेप्ट किसने दिया, ये रिलेटिव कंसेप्ट है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि रिलेशंस है, पावर का रिलेशन में काम करती है पावर, कि ए और बी के रिलेशन के बारे में बोले कि ए बी से कोई काम करवा रहा है एंड बी जो है वो उस काम को करना पड़ रहा है, मजबूरी है कोई, है ना, किसी फोर्स के
किसी दबाव में आके वो काम को कर रहा है, अगर वो दबाव उस पर ना होता, वो प्रेशर उस पर ना होता, तो वो उस काम को नहीं करता। मीन्स ये रिलेटिव एक कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट जो किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट डाल, मैक्स वेबर, स्टीवन ल्यूक्स या फिर टालकोट पर्सन्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये कंसेप्ट जो था वो दिया गया रॉबर्ट डाल के द्वारा। नेक्स्ट इज द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ जस्ट हाईलाइट्स। दांत की नारीवादी आलोचना निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालती है। ए एक्सेसिव इक्वालिटी, बी स्टेट डोमिनेंस, सी निगलेक्ट ऑफ प्राइवेट स्फेयर एंड केयर वर्क, या फिर डी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है जस्टिस के, वो क्या है, वो किस पे सिर्फ फोकस करती हैं, निगलेक्ट ऑफ, मतलब किस पे फोकस जो उसके द्वारा नहीं किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, निगलेक्ट ऑफ प्राइवेट स्फेयर एंड केयर वर्क। वो बोलती है जो प्राइवेट स्फेयर है, जो वर्क है, फैमिली में बच्चों को संभालना है, बुजुर्गों की सेवा है घर में, तो मतलब उसको इग्नोर करता है। ठीक है जी, ट्रेडिशनल जस्टिस की थ्योरी जो उनको इग्नोर करती है फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग। ओके, प्राइवेट स्फेयर को बिल्कुल ही जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी लेजिटिमेसी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज मेंटेन्ड थ्रू। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाजों में वैधता को निम्न माध्यम से बनाए रखा जाता है। ए मोरल परसुएशन ओनली, बी आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, सी रिलीजियस अथॉरिटी, या फिर डी ट्रेडिशनल कस्टम्स। सो मार्क्सवादी सोच के अनुसार जो है लेजिटिमेसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैसे काम करती है, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है यहाँ पे। आपके जो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है थ्रू मैनी मीडियाज। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मार्क्स क्रिटिक ऑफ लिबरल जस्टिस आर्ग्यू दैट लीगल इक्वालिटी। तो जो मार्क्स है वो क्रिटिक है लिबरल जस्टिस का। ये बोलते हैं कि लीगल इक्वालिटी जो है दैट प्रमोट्स रियल इक्वालिटी, एंड्स एक्सप्लॉयटेशन, न्यूट्रल होता है, या फिर कंसील मटेरियल एंड क्लास इनइक्वालिटी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इट कंसील मटेरियल एंड क्लास इनइक्वालिटी। कि जो लिबरल जस्टिस है जिसमें हम लीगल इक्वालिटी की बात करते हैं कि इक्वालिटी लीगल है, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, सभी के पास इक्वल है, सभी को हमने इक्वल रखा हुआ है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कोई प्रॉपर्टी अर्न करने का, सभी को अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी है सभी को कि सभी कोई जो है वो मतलब बड़ा मैंशन खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, है ना, कोई विला अपना बना सकते हैं। लेकिन इक्वालिटी है इस बात की, ओके, बट बोलते हैं कि जो सोर्सेज है, जो फाइनेंस है, वो सबके पास नहीं है, उसको तो कुछ एक परसेंटेज लोग जो हैं वही उन्हीं के पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने लिए एक बड़ा आलीशान बंगला बना सकते हैं, विला बना सकते हैं, अपने लिए बड़ा घर बना सकते हैं। इक्वालिटी सभी को है कि सभी अपने लिए बढ़िया सा शानदार घर बना सकते हैं, लेकिन सबके पास सोर्सेज नहीं है। सो ये बोलते हैं कि ये सिर्फ एक क्लास इनइक्वालिटी है ना, एक लीगल इक्वालिटी है, लेकिन ये क्लास इनइक्वालिटी के तौर पे आ रही है, सिर्फ कानूनी है, व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज द इलाइट थ्योरी ऑफ पावर इज एसोसिएटेड विद द थिंकर लाइक। सो इलीट थ्योरी और द इलाइट थ्योरी किसके साथ में संबंधित है, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट डाल, टैलकोट पर्सन, या फिर डी जॉन रोल्स। सो राइट ऑप्शन इज इलीट थ्योरी ऑफ पावर इज एसोसिएटेड विद द सी राइट मिल्स। इन 1956 में ये इस थ्योरी को जो है वो प्रपोज करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स आते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट लीडर्स हैं, मिलिट्री पॉलिटिकल स्फेयर से आते हैं, किसी भी स्फेयर से हैं, तो बोलते हैं ये जो सभी लीडर्स हैं ना, इन सब में सिमिलर है, कुछ एक सिमिलैरिटीज़ हैं, वो चाहे सोशल बैकग्राउंड को लेके हो, उनके एजुकेशंस को रिलेटेड हो, या फिर कल्चर रिलीजन से रिलेटेड हो, कि कुछ एक जो एलीट क्लास है ना, वो एक ही कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, कि चाहे वो मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा हो, हाँ, ब्यूरोक्रेसी में अगर हम देख लें, है ना, कि कोई सीनियर्स जो भी प्रोफेशंस में है उसी का बेटा उसी के फैमिली से है, तो किसी न किसी तरीके, चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे मिलिट्री से हो या किसी भी फील्ड से हो, तो
कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन है कि कोई एक बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो ये सारे उधर से ही आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई रिलेशन इनका रहता है ना। तो ये दिया गया था सी राइट मिल्स के द्वारा। नेक्स्ट इज द आइडिया दैट जस्टिस शुड बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, कि ये आइडिया कि जस्टिस को जो है ओरिजिनल पोजीशन में ही इवैल्यूएट करना चाहिए, ये किसके द्वारा दिया गया? ए रॉबर्ट नोजिक, बी जॉन रोल्स, सी अमर्त्य सेन, या फिर डी मिशेल सैंडल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जॉन रोल्स। तो ओरिजिनल पोजीशन में किसी की अगर जस्टिस प्रोवाइड करना है तो उसको ओरिजिनल पोजीशन में देखिए। इस कंसेप्ट को व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो इनका कंसेप्ट है उसके साथ में आप एसोसिएट करेंगे। व्हील इग्नोरेंस जहाँ पे हम बोलते हैं कि जब आप जस्टिस की बात कर रहे हैं तो जिस पर्सन जिस इंडिविजुअल के लिए जस्टिस का आप कंसेप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको जस्टिस प्रोवाइड करना है, आप उसको ना उसकी ओरिजिनल कंडीशन में चेक करिए, उस ओरिजिनल पोजीशन में, कि उसको आप जेंडर मत चेक करिए, वो किस रिलीजन से है, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, क्या उसका कल्चर है, कौन सी क्लास से है, रिच है या पुअर है, तो ये सब कुछ नहीं चेक करना है। ही इज सीन्स टू बी एज इंडिविजुअल, उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल की नज़र से देखना है, इंडिविजुअल की नज़र से देखना है, ओरिजिनल पोजीशन में देखना है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जॉन रोल्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। होप सो आपको ये यूज़फुल लगा हो, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल then do like, share the video and subscribe the channel. We'll meet you soon in our next video. Till then, thank you. Have a good day.